Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue electrochemical cell. In yesterday class we completed the whole functioning of electrochemical cell with the structure, what is anode, what is oxidation of cell, what is reduction of cell, what is the function of salt bridge. So many topics which are related to the electrochemical cell. Today we will discuss some more about the electrochemical cell, in which we first discuss the diagram, cell diagram or representation of the electrochemical cell. Okay, heading is cell diagram or representation of cell diagram and representation of electrochemical cell. Chemical cell. Okay. Then we will see here what is the need of cell diagram. What type of diagram we are speaking or talking. In electrochemical cell, some questions are from the calculation of EMF of the cell. For that, we have to know the presentation of electrochemical cell. कुछ न्यूमेरिकल हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर या EMF ऑफ सेल के ऊपर, जिसको हमें कैलकुलेट करना है अगर, तो हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए. अगर हमें सेल का रिप्रेजेंटेशन आता है तो हम उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. कभी कभी क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल ऐसे भी होते हैं जो सेल डायग्राम बना करके दे दिए जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता होगा कि एनोड किस साइड में होता है, कैथोड किस साइड में होता है. किस तरह से हम लोग जो है कि जान पाएंगे कहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कहाँ रिडक्शन पोटेंशियल है. तो न्यूमेरिकल लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. तो ऐसे कंडीशन में सेल डायग्राम को जानना बहुत ज़रूरी है. और सेल डायग्राम कुछ खास नहीं होता है. जैसे हमने कल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, लेफ़्ट और राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में हमारा जो है एनोड था, राइट साइड में कैथोड था. ठीक है. तो वैसे ही हम सेल डायग्राम में जो है कि रिएक्शंस को होते हुए दिखाएंगे. अब इस सेल डायग्राम के थ्रू हम एनोड को भी जान पाएंगे, कैथोड को भी जान पाएंगे, होने वाले रिएक्शन को जान पाएंगे. ठीक है. कोई भी अगर एनोड कैथोड का रिएक्शन पूछ दिया गया लिखने का, तो वो भी हम लिख सकते हैं. तो ये जो सेल डायग्राम है ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है और इसकी मदद से हम न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं. तो इसको हम जानने के लिए पहले क्या करेंगे, हम जैसे डैनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. हमारे पास एग्जांपल यहाँ पे डैनियल सेल है. ठीक है. और डैनियल सेल एक बार यहाँ थोड़ा सा बना करके फिर उस चीज़ों को बनाएंगे, बताएंगे स्टेप वाइज. ये जो डैनियल सेल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, हम लोग जानते हैं कि ये सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. यहाँ पे
ये हमारा यहाँ पे जिंक है, जिंक। यहाँ पे ये हमारा जो है कि कॉपर है, Cu। इसके अंदर यहाँ पे कॉटन प्लग लगा हुआ है। ये हमारा साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज। इसके अंदर कुछ केमिकल्स भरे हुए हैं जिसमें KCl भी हो सकता है और KNO3 भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके बाद जो है कि इसको हमने यहाँ गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है इस साइड में यहाँ पे जिंक सल्फेट है, ZnSO4, और इस साइड में बना हुआ है CuSO4। ये हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको हम कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है। यहाँ पे जिंक 2+ सॉल्यूशन के अंदर आता है। यहाँ पे Cu2+ रॉड पे जाके जमा हो जाता है। यहाँ ये जिंक डिसॉल्व हो रहा है, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। जिंक क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, और कॉपर पे कैथोड क्या हो रहा है, कैथोड क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में कैथोड के ऊपर जाकर के कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो वो जाकर के मोटा होता जा रहा है। ठीक है। अब जैसे पहले हम एक डैनियल सेल की बात करते हैं। यहाँ पे ये हमारा ये एनोड है, एनोड। ये हमारा कैथोड है। ठीक है, कैथोड। अब ये जिंक जो है सॉलिड है। ठीक है। और ये ऑक्सीडाइज होके Zn+2 बना रहा है। यहाँ पे कुछ इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे फिर हमारा जो कॉपर आयन है ये इसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, और यहाँ पे ये सॉलिड के फॉर्म में हो जा रहा है। ठीक है। ये पूरा हमारा है एक डैनियल सेल। ये पूरा क्या है, एक डैनियल सेल है। जैसे ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, राइट है। यहाँ पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि ये 0 से +2 हो जा रहा है। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये प्लस से यहाँ पे 0 हो जा रहा है, ये रिडक्शन हो जा रहा है। ये पूरी एक सेल है, पूरी एक सेल है, ये पूरी एक सेल है। ठीक है। ये पूरा क्या है, एक सेल है। तो ये क्या होगा, ये हाफ सेल हो जाएगा। ये हाफ सेल हो गया, ये भी हाफ सेल हो गया। अब इसको मिला करके ये पूरा सेल हो गया। इसमें ये जो डबल लाइन यहाँ पे दिखाई देती है, डबल लाइन, ये डबल लाइन इस साल्ट ब्रिज को बताती है। किसको बताती है, साल्ट ब्रिज को। ये हमारा है साल्ट ब्रिज। ठीक है। अब ये हमारा एनोड है, एनोड पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा एनोड हो गया। यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इसके ऊपर, तो ये कैथोड हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पे कैथोड की तरह हो गया, ये एनोड की तरह से हो गया। इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन से पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम एक एक
चीज़ को एक एक पॉइंट में हम लिखते चलते हैं। ये नोट हो गया होगा, फिगर डायग्राम बन गया होगा। चलिए तो पहले हम डायग्राम को इरेज करते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट वाइज। फर्स्ट क्या है कि एनोड, नेक्स्ट फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल on left side and cathode half cell on right side, ठीक है। यहाँ पे एनोड हाफ सेल, इसको हाफ सेल लिख सकते हैं, हाफ सेल। सेल हाफ सेल क्यों कहते हैं ये भी हमने बता दिया, ठीक है। दूसरी लाइन क्या है, यहाँ पे जो सिंगल लाइन दिखाई देती है, नोट करते चलिए एक एक पॉइंट को। सिंगल लाइन क्या बताती है, जो सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन। सेकेंड पॉइंट, सिंगल लाइन, लाइन सेपरेट metal from aqueous solution, ठीक है। एक्वस, ये जो सिंगल लाइन दिखा रही है, ये मेटल को, सपोज ये मेटल है, ये इसका एक्वस सोल्यूशन है, ये मेटल है, ये एक्वस सोल्यूशन है, उसको यहाँ पे सेपरेट करता है। अब इसमें हमारा जो थर्ड पॉइंट है, ये जो डबल लाइन है, डबल लाइन रिप्रेजेंट्स double line represents salt bridge, and it make a connection between two half cell, between oxidation and reduction half cell, oxidation and reduction half cell, ओके। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, इसको लिख लीजिए। ये बहुत सारे पॉइंट हैं। यहाँ पे ये कंसंट्रेशन बता रहा है, जस्ट फार्मूला के बाद यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें पता है तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट इज दैट concentration C is placed
placed just after formula of ion. And fifth point is that कि जो EMF ऑफ सेल होता है एक्सट्रीमली राइट साइड में लिखा होता है. क्या लिखा होता है? एक्सट्रीमली राइट ऑफ द सेल. ठीक है, तो यहाँ पे EMF ऑफ द सेल, EMF of the cell is written just extremely left, right, extremely on right side. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा. एग्जाम्पल के साथ कोई भी चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्या होगा कि ये जो हमारा जिंक है ऑक्सीडाइज होगा. ये सॉलिड है, Zn2+ बनाएगा. इसका कंसंट्रेशन सपोज 1 m है. साल्ट ब्रिज हो गया. यहाँ पे कॉपर 2+, इसका कंसंट्रेशन 1 m है. और ये Cu सॉलिड हो गया. और एकदम लास्ट में हम लिख देंगे EMF 1.11 वोल्ट. ओके, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. नोट कर लीजिए. एक बार फिर से सारा पॉइंट यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि ये जो हमें रिप्रेजेंटेशन है उससे हमें क्या क्या नॉलेज मिल जाती है. एनोड हाफ सेल ऑन द लेफ्ट साइड, कैथोड हाफ सेल ऑन द राइट साइड. जो लेफ्ट साइड में एनोड हाफ सेल होगी और राइट साइड में कैथोड हाफ सेल होगी. हमारा एनोड हाफ सेल के अंदर जो है कि जिंक डिज़ोल्व होगा और कैथोड हाफ सेल में जो हमारा कॉपर है वो रिड्यूस होकर के कैथोड के ऊपर जमा हो जाएगा. सिंगल लाइन जो इसके अंदर यहाँ पे दिखाई देती है, ये जो सिंगल लाइन है ये मेटल को एक्वस सॉल्यूशन से सेपरेट करती है. यहाँ एग्जांपल में हम देख सकते हैं ये जिंक सॉलिड है, यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है जिससे वो सेपरेट हो रहा है. और डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है ये साल्ट ब्रिज को, जो कि दो हाफ सेल को जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल को, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है और रिएक्शन होता है. ठीक है, कंसंट्रेशन हम जो है कि जस्ट बगल में लिख देते हैं. इसका फॉर्मूला है, इसके बगल में हमने लिख दिया यहाँ पे. ये बहुत ज़रूरी है इसके बगल में लिखना. और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लिखा हुआ है. EMF ऑफ द, अगर हमें सेल रिटेन करना है, लिखना है तो एक्सट्रीमली राइट साइड में इसका EMF लिखा होता है. ठीक है, अब इसके बाद हमें एक पॉइंट ये जानना है कि अगर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो हम उसको कैसे वहाँ पे दिखाएंगे. तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब हो गया जैसे हमारा कि प्लैटिनम है, तो प्लैटिनम अगर हमारा है तो हम उसको कैसे वहाँ पे शो करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेते हैं. क्या होगा ये, तो इफ 6 पॉइंट, if inert electrode is involved in construction of
construction of a cell, then it is placed in bracket. It is placed in bracket. जैसे कि अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर हाइड्रोजन का बनाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं। अब उस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पे कोई रिएक्शन होने वाला नहीं है, उसका पोटेंशियल 0 आना है। तो अब उस प्लैटिनम के ऊपर तो रिएक्शन जो हो रहे हैं वो हाइड्रोजन गैस का बनना है जो, मगर उसके ऊपर कुछ स्टिक नहीं हो रहा है क्योंकि वो इनर्ट है। तो हम उसको क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में दिखा के कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है। ये हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब हम एक का पोटेंशियल पता करना हो तो हम हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। अभी हम अगली जो है कि स्लाइड में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास जिंक है सॉलिड के फॉर्म में, ये हमारा जिंक आयन है, 1 m इसका कंसंट्रेशन है। ये हमारा H+ यहाँ पे है, इसका कुछ कंसंट्रेशन है। ये हमारा H2 है, ये गैस के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को दिखा देंगे क्योंकि बिना इस इलेक्ट्रोड के कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यहाँ पे तो डबल लाइन होगी। ठीक है, तो ये हमारे जो 6 फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर ये क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए जानते हैं कि अगर जैसे कि हमारे घर में इन्वर्टर बैटरी लगी हुई है, क्या लगा है, इन्वर्टर बैटरी लगी है। जब लाइट नहीं है तो हमारी सेल कैसे काम करती है, कभी पता किया? जब लाइट आ जाती है तो सेल कब कैसे काम करती है? या कहने का मतलब हमारा ये है कि सपोज कि जिस समय लाइट चली गई और उस बैटरी हमारी सर्किट से कनेक्टेड है, तो वो जो बैटरी है वो उसका पोटेंशियल और जो हमारे सर्किट का पोटेंशियल है उसमें क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या होता है कि जैसे ही लाइट कटती है, इन्वर्टर ऑन है, तुरंत हमारे घर में बिजली आ जाती है, सारी चीज़ें फंक्शन करना शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, अचानक लाइट आ जाती है, इन्वर्टर के अंदर जो है चार्जिंग लाइट जलने लगती है। कुछ समय के बाद जो होता है कि पोटेंशियल मतलब कि जो वोल्टेज होता है दोनों सेम हो जाता है। फिर ये क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर, उसको हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से हमारी जो इन्वर्टर बैटरी है वो वर्क करती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं उसको। अब यहाँ पे हम एक हेडिंग छोटी सी बना लेते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ डायनियल सेल। रिवर्सिबिलिटी ऑफ डायनियल सेल। ठीक है, कैसे डायनियल सेल रिवर्सिबल हो जाती है? अब जैसे ही डायनियल सेल या गैल्वेनिक सेल आए तो ध्यान तुरंत हमारा ये हो जाना चाहिए कि वहाँ पे जिंक और कॉपर का यूज हुआ है। अब इसकी रिवर्सिबिलिटी या इसकी फंक्शनिंग को अगर जानना है
तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के थ्रू हम उस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे 3 डायग्राम बनाते हैं और तीनों डायग्राम को हम सर्किट से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, इधर से शुरू करते हैं। पहले आप लोग को पहले देखना है, समझना है, फिर उसके बाद बुक में दिया हुआ है, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले चीज़ों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, कैसे ये फंक्शन कर रही है, कैसे इसका फंक्शन चल रहा है, फिर उसके बाद हम लोग नोट्स के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे ये सर्किट है और इस सर्किट को हम यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं ऐसे, और ये हमारा जिंक है एनोड के फॉर्म में, हमारा कैथोड है अभी है, सॉरी, और ये इसके अंदर जो है जिंक सल्फेट है ZnSO। इसको हम नीचे लिख देते हैं ताकि हमें जगह मिलेगी। ZnSO। यहाँ पे ये कॉपर है कैथोड और CuSO4। ठीक है, अब इसको हम एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ देते हैं। यहाँ से एक वायर ले जाते हैं, इसको एक एक्सटर्नल सर्किट से हम जोड़ देते हैं और एक एक्सटर्नल सर्किट में एक वोल्टेज लगा देते हैं या कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं। सपोज हमने यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया और इस सोर्स का दूसरा सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें ऐसा ही 3 डायग्राम हम बनाएंगे और तीनों डायग्राम को अलग अलग तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस के बेस पे शो करेंगे। तो थोड़ा सा दायरे रखना होगा अच्छे से इसको समझने के लिए। जब तक डायग्राम में हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिखाएंगे तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। डायग्राम कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। सेम यहाँ पे सारा कुछ सेम दिख रहा है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, लेकिन यहाँ वोल्टेज का क्या कंडीशन अभी हमने वो शो नहीं किया है। उसको हम बताएंगे, शो करेंगे तब जा कर के वहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। और तीसरा और लास्ट डायग्राम यहाँ पे हम बना देते हैं। ये तीसरे और लास्ट डायग्राम के बेस पे हम ओके, ये हमने तीनों सेल यहाँ पे बना दी। अब इसमें हमने दिखाया कि जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है, ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये पूरी हमारी जो है एक्सटर्नल सर्किट इसको बोलेंगे।
एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले केस में हमने क्या किया है कि जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो कम है, 1.1 वोल्ट से कम है। यानी कि सपोज कंडीशन क्या होगी, लाइट कट गई है, इन्वर्टर ऑन है, बैटरी से लाइट करंट ट्रांसफ़र कर रही है सर्किट के अंदर। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इस साइड में जा रहे हैं और जो करंट हमारी है वो इस साइड में जा रही है। यानी कि हमारा जो जिंक आयन है वो जिंक आयन सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है Zn+2, और यहाँ से Cu2+ जो है इसके ऊपर जा रहा है। ये कंडीशन हो रही है, यानी कि अब इन्वर्टर से हम बिजली ले रहे हैं, यानी यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो वी एक्सटर्नल है, सपोज कि लाइट कटी कुछ देर के लिए, 10 मिनट 20 मिनट घंटे भर के लिए, 2 घंटे के लिए, फिर जैसे ही लाइट आ जाएगी तो वैसे क्या होगा कि जो हमारा वी एक्सटर्नल है वो मोर देन 1.1 वोल्ट हो जाएगा। अब वो ज़्यादा हो जाएगा। अब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि बैटरी चार्ज होने लगेगी, और हमारी बैटरी जो है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से काम करने लगेगी। तब क्या होगा कि जो हमारा जिंक आयन है वो वापस इस पे जाने लगेगा, और जो यहाँ से कॉपर आयन है वो नीचे की ओर आने लगेगा। ठीक है, रिवर्स रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है सब इधर की ओर जाने लगेंगे, और जो हमारी करंट है, करंट आई, वो इधर जाने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यहाँ पे हमारी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब एक्सटर्नल वोल्टेज 111 वोल्ट के बराबर हो जाएगा, तब उस कंडीशन में यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे चार्जिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है। चार्जिंग का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो करंट का फ्लो बैटरी से बंद हो जाएगा, ना तो बैटरी के अंदर करंट आएगा और न ये, क्योंकि हमारी बैटरी क्या होगी, फुल्ली चार्ज हो जाएगी। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे सेल फंक्शन नहीं कर रही है, करंट यहाँ 0 हो गया क्योंकि बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।